तो आज हम लोग केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा जो कि सहसंयोजक बंधन है, जिसमें कि सहसंयोजक बंधन बना करके अष्टक पूरा करते हैं हम लोग। तो उसके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन के बारे में। तो वैद्युत संयोजक बंधन तो तुम्हारा सहसंयोजक बंधन क्या बनता है, जैसे अष्टक नियम के शुरुआत के इंट्रोडक्शन में बताए होंगे कि तुमको जो बंधन बनते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया सहसंयोजक बंधन जो कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, और एक हो गया वैद्युत संयोजक बंधन जो कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंधन बनते हैं उसके बारे में हम लोगों ने तो विशेष रूप से पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि सहसंयोजक बंधन के बाद जो कि तुम्हारा है दूसरा जो बंधन जो कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन। तो वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन, इसका दोनों का अंग्रेजी हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहलाता है, या आयनिक बंधन कहलाता है। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 8 पूरा करते थे। इसमें क्या करता है कि यह जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से प्राप्त करता है। जैसा कि चित्र में तुमने देखा होगा जो कि NaCl का मैंने बनाया था। NaCl में हो गया 11। तो क्या होता है तुम्हारा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 और Cl 17 तो 287। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करे और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले ये, तो दोनों क्या हो सकता है कि इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा आ जाएगा, जो कि हम लोग का लुईस संरचना के आधार पर दिखाते थे। तो जिसको हम लोग दिखा सकते हैं किस ढंग से, Na इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक लुईस बिंदु संरचना दिखाएंगे, इसमें 7 है तो इसमें 7 दिखाएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ट्रांसफ़र कर देगा तो क्या बन जाएगा, इसमें Na का प्लस आयन बन जाएगा, धनायन बन जाएगा, और इस Cl का माइनस आयन जिसको ऋण आयन हो जाएगा, और इस प्रकार से NaCl यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तो ये अष्टक नियम के आधार पर ये पहली अवधारणा थी जो कि ये कैसे बनता है, तो ये अष्टक नियम के आधार पर बन गया। लेकिन इसमें यह बात देखना होगा कि किस तरह के तत्व हैं जो कि जो धातु होते हैं वे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। तो उसकी आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आयनन इंथैल्पी जो होनी चाहिए उसकी कम हो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी जो है जो अधातु की होती है वो काफ़ी अधिक होती है, अधिक ऋणात्मक होती है, तो उससे अधिक स्थायित्व मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बंधन बनने के लिए, आयनिक बंधन के निर्माण के लिए, आयनिक बंधन के निर्माण के लिए एक तत्व की
आयनन इंथैल्पी का मान कम एवं इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी एवं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होना चाहिए, अधिक ऋणात्मक होना चाहिए, अधिक ऋणात्मक होना चाहिए। आयनन इंथैल्पी का मान कम हो, मतलब धातु तो एक धातु होना चाहिए और एक अधातु, और इसकी ऋणात्मकता का भी अंतर क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। आयनिक बंधन बनने के लिए, आयनिक बंधन के निर्माण के लिए उनकी विद्युतात्मकता, तत्वों की विद्युतात्मकताओं का अंतर, तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये तो हुआ तुमको कि ये तुमको शर्त हुआ। और विद्युत, अब जैसे क्या किस किस प्रकार की ऊर्जा होती थी, इसमें जो है विद्युत संयोग बंधन के निर्माण में अधिकांशतः ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कि यौगिक का निर्माण के समय अस्थायित्व उसको प्राप्त होता है। कोई भी बंधन इसलिए बनता है कि उससे अस्थायित्व उसको मिल सके, और उसके फलस्वरूप, जो बंधन बनने के फलस्वरूप ऊर्जा की क्या होनी चाहिए, ऊर्जा उसकी कम हो जाए पहले की तुलना में, जिससे उसको अस्थायित्व मिलता है। तो वैद्युत संयोग बंधन के निर्माण में कभी भी क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसलिए ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी ओवरऑल। तो जिसको हम लोग एक, जैसे कि NaCl के निर्माण के लिए हम लोग बॉर्न-हैवल साइकिल एक दिखाते हैं कि, तो इसको हम लोग दिखाते हैं, देखो एक जिसमें ऊर्जा के रिक्वायरमेंट को हम लोग दिखाएंगे। NaCl का जो निर्माण होता है उसमें बहुत सी ऊर्जा, मतलब कि कहते हैं, जैसे कि हम लोग पहले आयनन इंथैल्पी देखे, उसके पहले ये भी होगा कि तुमको पहले ठोस अवस्था में सोडियम पाया जाता है, तो ठोस अवस्था से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एटमाइजेशन करना पड़ता है, गैस अवस्था में लाना होगा। तो उसके लिए हम लोग को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह सकते हैं, जो कि परमाणु की इंथैल्पी, या उसको आप कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन इंथैल्पी कहिए। तो परमाणु को बनाना होगा, गैसीय अवस्था में उसको लाना, फिर उससे हमको क्या करना पड़ेगा, फिर तुमको क्लोरीन को तोड़ना पड़ेगा, वियोजित करना पड़ेगा, तो उसके लिए वियोजन इंथैल्पी चाहिए, जिससे कि उसके परमाणु प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सी ऊर्जाओं का मिल करके क्या बनता है, इसमें बहुत सी ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन अंतः ऊर्जा मुक्त होती है। जो इंथैल्पी जो है तुमको परिवर्तन अंतः क्या होगी, ऋणात्मक होती है, और इसलिए इसको अस्थायित्व प्राप्त होता है। तो जैसे कि इसमें जो NaCl के लिए जो उनको जो है ऊर्जा का कौन कौन सी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, देखो NaCl का बॉर्न-हैवल साइकिल कहते हैं। NaCl के निर्माण में प्रयुक्त एंथैल्पी प्रयुक्त एंथैल्पी, सोडियम सॉलिड है, इससे क्या होगा, तुमको परमाणुविक एंथैल्पी देके इसको गैस बना देंगे। परमाणुविक एंथैल्पी, परमाणुविक एंथैल्पी या ऊर्ध्वपातन करना जिसको कह सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, Na गैस बनेगा। तो इसके बाद Na गैस से अब क्या करेंगे, आयनन इंथैल्पी के बराबर इंथैल्पी इसमें परिवर्तन होगा, जो ऊर्जा देना पड़ता है बाहर से।
जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त होगा, जिसको माइनस ई लिख दीजिए, और यहाँ पे बन जाएगा Na+ गैस बन जाएगा ये। अब Na सॉलिड है, प्लस क्या होगा तुम्हें, सॉलिड प्लस क्या हो गया, हाफ Cl2 गैस है, गैस भी अवस्था में ही पाया जाता है, लेकिन ये Cl बंधन बना हुआ रहता है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसकी जो है तुमको क्या होगा, इसकी परमाणु की एंथैल्पी कैसे, या वियोजन एंथैल्पी आप कहिएगा। तो ये परमाणु की एंथैल्पी बनाना, परमाणु बनाना, परमाणुविक एंथैल्पी भी से कह सकते हैं या वियोजन एंथैल्पी कह सकते हैं, जिससे क्या बनेगा, Cl एक परमाणु बन जाएगा, हमको गैस के रूप में ही रहेगा, और इसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा E-, जो कि सोडियम ने छोड़ा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा गैस अवस्था में। और ये दोनों जुट जब जाएगा तो यहाँ पर जो है, इसमें जो है तुमको कौन सा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है, यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये तुमको जो एंथैल्पी हो गया, ये तुमको कुछ ऊर्जा इसमें मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है इन सबों में, और इसमें ऊर्जा कुछ मुक्त होती है, जिसका वैल्यू होगा क्लोरीन के लिए होता है लगभग -349 के आसपास होता है, मतलब 425, मतलब क्लोरीन के लिए ये होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान 400 कुछ होता है तुमको, 400 के से एवब ही है, 400 से एवब है, और इसमें कुछ तुमको जो है, इसमें 300 के आसपास ऊर्जा देनी पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है मुख्य जो है तुमको, जब ये दोनों आयन आपस में जबकि एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये जालक का निर्माण करता है, जो कि एक निश्चित रूप से एक क्या करता है, जालक, एक विशेष प्रकार का जालक बनाएगा, जिससे कि क्रिस्टल बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा ये। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, जालक एंथैल्पी कहलाता है, और जिसका वैल्यू होता है -788 किलो जूल पर मोल होता है इसका वैल्यू। ये काफ़ी अधिक ऊर्जा, ऋणात्मक ऊर्जा का था, इतना ऊर्जा मुक्त हो रहा है। और ये जो टोटल ऊर्जा का जो सम हो गया, ये कहलाएगा इसकी विरचन एंथैल्पी। ये हो गया पूरा बनने की टोटल एनर्जी का सम हो गया, ये कहलाता है विरचन एंथैल्पी, विरचन एंथैल्पी, मतलब इनिशियल की बनने की विरचन एंथैल्पी हो गया, टोटल परिवर्तन। तो इस प्रकार से ये जो चक्र बना सोडियम क्लोराइड के लिए, इसको हम लोग कहते हैं बॉर्न-हेबर चक्र कहते हैं, साइकिल। बॉर्न-हेबर, जो वैज्ञानिक का नाम है बॉर्न-हेबर साइकिल ऑफ NaCl का बॉर्न-हेबर चक्र, ये हो गया तुम्हारा, जिसमें कि सारी ऊर्जाएं, बहुत सी ऊर्जाएं दिखाई गई है, जैसे कि किस तरह सोडियम धातु सॉलिड से क्या बनाया, उसको गैस बनाना, जिसको हम लोग परमाणु एंथैल्पी या ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहेंगे। फिर ये गैस से क्या होगा, इसमें आयन एंथैल्पी के बराबर एंथैल्पी परिवर्तन, जिससे कि ये Na+ आयन बना। यहाँ पर क्या हुआ, Cl2 के बंधन को तोड़ करके हम लोग क्या बनाए, परमाणु की एंथैल्पी बराबर देकर, जिससे क्लोरीन गैस बना, क्लोरीन परमाणु के रूप में आया। क्लोरीन गैस से क्लोरीन परमाणु में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बराबर एंथैल्पी परिवर्तन करा, क्या बन गया, Cl- बन गया, और दोनों के मिलने से क्या बन गया, ये क्रिस्टल का निर्माण होगा, जिसमें जालक एंथैल्पी के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। और ये काफी प्रमुख ऊर्जा है, जिसके द्वारा क्या होती है, तो ये तुमको होती है, तो यहां पर लिख देते हैं, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन बनने की प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात आयनिक बंधन बनने की प्रक्रिया, अर्थात आयनिक बंधन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। आयनिक बंधन बनने की प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तो यही हो गया तुम्हारा ये प्रक्रिया का। और जालक के बारे में जैसे बताया कि जालक एंथैल्पी क्या हो गया, जालक बनने में काफ़ी यही सबसे अधिक स्थायित्व देता है। तो जालक एंथैल्पी के हम लोग अलग से, तुम्हारे बुक में भी एक दिया हुआ है बिंदु, तो उसको हम लोग अलग से उसका परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इसका बॉर्न-हेबर साइकिल, और ये एक रासायनिक बंधन बनने की, जो आयनिक बंधन बनने की प्रक्रिया हो गई।
और NaCl का ये बोर्न-हाउबर साइकिल भी बताया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जालक एंथैल्पी क्या है इसको। तो जालक एंथैल्पी अगर जैसे कोई क्रिस्टल है उसको जबकि हम लोग तोड़ते हैं तो जैसे कि वह तुमको अपने आयन में गैसीय आयन के रूप में क्या हो जाए, एक मोल को अलग अलग कर दें तो उसमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वह क्या कहलाती है, जालक एंथैल्पी। और उतनी ही ऊर्जा मुक्त होती है जब वह क्या बनता है, जब वह निर्माण होता है उस क्रिस्टल का या जालक का, उस स्थिति में वह ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन जब बाद में हमको तोड़ना पड़ता है, उसको अलग अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऊर्जा क्या करना पड़ता है, हमको बाहर से देना पड़ता है। तो इस तरह से जालक एंथैल्पी को दोनों तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जबकि ऊर्जा तुमको जो है तो तुम्हारे बुक में परिभाषा तोड़ने वाले से दिया हुआ है, तो उसी आधार पर परिभाषित NCERT का बुक में देखोगे तुमको दिया हुआ है, उसी के आधार पर परिभाषित कर लेते हैं हम लोग। जालक एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी किसी जालक के टूटने की प्रक्रिया को किसी ठोस के जालक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस्टल को तोड़ने की प्रक्रिया में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, जिससे उसके गैसीय आयन प्राप्त हो सकें, उसके गैसीय आयन प्राप्त हो सकें, गैसीय आयन प्राप्त हो सकें, जालक एंथैल्पी कहलाती है। जालक एंथैल्पी कहलाती है। जालक एंथैल्पी कहलाती है। इसे किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। इसे किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि Na सॉलिड है, Na सॉलिड, इससे तोड़ करके यहाँ पर देंगे तो Na प्लस ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, Na प्लस गैस बन जाएगा प्लस Cl माइनस गैस में आ गया। तो इसकी जो एंथैल्पी होगी तो इसका जो डेल्टा H का जो मान होता है दैट इज -788 किलोजूल प्रति मोल होता है। तो ये जालक एंथैल्पी का मान हुआ। ये क्या हुआ, जालक एंथैल्पी, ये जालक एंथैल्पी का मान हुआ। तो मतलब 788 किलोजूल अगर ऊर्जा दे, यह क्या करेगा, देंगे इसको, तो सोडियम का एक मोल जो NaCl सॉलिड है यह टूट करके क्या बना लेगा, जालक उसका टूटेगा और इसमें जो तुमको इतनी ऊर्जा क्या होगी, मतलब कि मुक्त होगी, इसमें देना पड़ेगा। तो इसको प्लस हो जाएगा ना, इतना तो ऊर्जा देना पड़ेगा हमको इस प्रक्रिया में। तो जालक एंथैल्पी जो पीछे डिफाइन किए थे उसमें माइनस में डिफाइन किए थे। तो डेल्टा H ये क्या होगा तुमको 788 किलोजूल प्रति मोल, ये क्या हो गया तुम्हारा प्लस में होगा ये मान, ये माइनस में होकर के डेल्टा H बराबर 788 पॉजिटिव में 788 ये धनात्मक मान होगा।
तो ये बात क्या बताया, समझ में आ गया होगा कि ये जो तुम्हारा जो ऊर्जा होगी इसमें जो है ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जब ये बनने लग रहा था अभी जो थोड़ा देर पहले, तो उसमें -77 दिखाए थे, उतना ही ऊर्जा क्या हो रहा था उसमें मुक्त होता है। तो ये जालक एंथैल्पी समझ में आ गया होगा, एक मोल को तोड़ने में जितनी ऊर्जा जब लगेगी, और ये इसकी मात्रा काफ़ी अधिक ऋणात्मक होता है, और इसीलिए तुमको जालक जब बनता है तो धरायन ऋणायन काफ़ी एट्रैक्शन होने के कारण काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है, और इसलिए इसको स्थायित्व भी बंधन को प्राप्त होता है, यौगिक अस्थायी प्राप्त होते हैं। वैद्युत संयोग यौगिक जो होते हैं ज़्यादा अस्थायी होते हैं। ये धातु के क्या होते हैं, इनके गलनांक पतनांक सामान्यतः ज़्यादा अधिक होते हैं, जैसे लिख देते हैं कुछ गुण। वैद्युत संयोग यौगिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये काफ़ी इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। और दूसरा कि ये जो तुम्हारे होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, जब गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, या पानी में डाल देंगे तो ये विद्युत का चालन करेंगे। तो जब हम लोग जो कि क्लास 12 में जब ठोस अवस्था पढ़ेंगे तो उसमें धातु का ठोस का एक विशेष प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम होगा जिसमें आयनिक बंधन बनेंगे, तो उसमें उसके गुण के बारे में हम लोग विशेष रूप से पुनः पढ़ेंगे। तो सामान्यतः यही बात हुई कि इसके जो गलनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं इसके चूँकि आयनिक बंधन काफ़ी मजबूत बंधन होता है, दोनों के बीच में प्लस माइनस जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, कूलम्ब बल के कारण आकर्षित करते हैं, जिसके कारण वैद्युतीय आकर्षण बल दोनों का लगता है, जिसके कारण उसके बंधन काफ़ी मजबूत होने के कारण बंधन की काफ़ी मजबूती होती है। इस कारण से उसमें क्या होगा, तुमको एक इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा मजबूत है, इसलिए यह बंधन काफ़ी मजबूत होने के कारण जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक काफ़ी उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, और जितना ही अधिक आयनिक बंधन मजबूत होगा उसके गलनांक क्वथनांक उतना ही अधिक ज़्यादा होते हैं। तो ये तुम्हारा जिस पर हम लोग मैंने कहा कि ठोस अवस्था जब क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और अब हम लोग पढ़ते हैं बंधन। तुम्हारे जो किताब में देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक को खोल के देखो तो उसमें है बंधन प्राचल, बंधन प्राचल, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर। तो इसमें 3-4 दिए हुए बंधन के बारे में। जब बंधन हम लोग बनाए, जैसे सहसंयोग बंधन बना, वैद्युत संयोग बंधन बना, तो बंधन की जैसे एक होती है बंधन लंबाई। पहला है तुमको बंधन लंबाई, बंधन लंबाई, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। बंधन के निर्माण में निर्माण के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी उसकी बंधन लंबाई कहलाती है, उसकी बंधन लंबाई कहलाती है, उसकी बंधन लंबाई कहलाती है। तो उसका जो दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, बंधन लंबाई कहलाता है। तो जैसे कि तुम्हारा बंधन लंबाई या सहसंयोग बंधन में क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस जैसे डिफाइन होता है। जैसे कि तुमको यहाँ से हो गया यहाँ के बीच का, तो ये तुमको क्या होगा, ये तुमको सहसंयोग त्रिज्या कहलाएगा। ये जो तुम्हारा हो गया ये हो गया तुमको जो बंधन लंबाई सहसंयोग त्रिज्या जो कि पढ़ाए थे आवर्त सारणी में, उसमें देखा होगा। तो ये तुमको यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा हो गया ये क्या होगा, तुमको बंधन लंबाई हो गया। ये भी एक बंधन लंबाई हुआ। और इसका आधा को हम लोग क्या कहेंगे, सहसंयोग त्रिज्या कहते हैं। ये सहसंयोग त्रिज्या कहलाता है। बंधन लंबाई सहसंयोग त्रिज्या बराबर बंधन लंबाई बटे 2, सहसंयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियस बराबर बंधन लंबाई बटे 2, बंधन लंबाई बटे 2।
अब है तुमको वेंडर वाल रेडियस, जैसे कि तुम्हारा कोई भी आयन रहेगा, जैसे खासकर धनायन रहा, तो इस तरह से अगर तुमको बना जो कि सटा हुआ है, जस्ट एक दूसरे को टच कर रहा है, तो ये जो आयन जो बनेंगे इसमें ओवरलैप नहीं है, दोनों क्या है बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरह में क्या बनता है, ये कहलाता है वेंडर वाल। ये भी तुमको बंधन लंबाई आयन में धनायन, खास करके धनायन जो रहते हैं तो वो तुमको मेटेलिक रेडियस में इसी तरह से बनते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये भी बंधन लंबाई है, बंधन लंबाई। ये तुम्हारा हो गया, ये आयनिक त्रिज्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो आयन के बीच में बना हुआ है धात्विक त्रिज्या। ये धातु जो धनायन होते हैं सामान्यतः धात्विक त्रिज्या हो गया। तो ये जो तुम्हारा त्रिज्या जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये तुमको कैसा त्रिज्या है, ये कहलाता है धात्विक त्रिज्या। यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का दूरी धात्विक त्रिज्या इसका हुआ, धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। अगर सेम टाइप का एटम है तो ये सच में, अगर सेम एटम है Cl जैसे है, या कोई भी अगर एक तरह का परमाणु है तो उसकी ये बंधन लंबाई का आधा हो जाएगा। मतलब दोनों अगर एक तरह का परमाणु रहेगा तो जैसे भी ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो इसका मैंने सस्पेंक त्रिज्या उसका हो जाएगा। और नहीं तो दोनों का तो अलग अलग प्रकार के एटम है तो आप सस्पेंक त्रिज्या उस ढंग से नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन बंधन लंबाई तो होगा दोनों के बीच की दूरी। और एक वेंडर वाल त्रिज्या होता है जो कि आयन के बजाय, मतलब ये तुम्हारा जैसे ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, दोनों के बीच का जो कि यहाँ पे है, तो ये क्या होगा तुम्हारा वेंडर वाल त्रिज्या का डबल हो गया, ये भी एक बंधन बनता है। तो इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा बंधन लंबाई हो गया तुम्हारा। तो बंधन के बीच का जो कि तुम्हारे दोनों के नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंधन लंबाई कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। चलो दूसरा पैरामीटर देखते हैं, बंधन कोण है। दूसरा पैरामीटर है बंधन कोण। बंधन कोण, बॉन्ड एंगल। बंधन कोण, बॉन्ड एंगल। बंधन कोण क्या हो जाएगा तुमको, किसी यौगिक के केंद्रीय परमाणु के ऑर्बिटलों के बीच का कोण, जिसमें आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं, बंधन कोण कहलाता है। बंधन कोण कहलाता है, बंधन कोण कहलाता है। इसके बीच का कोण जिसमें कि तुमको रहेगा, जैसे कि तुम्हारी किताब में से दिया हुआ, जैसे उदाहरण के लिए जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है, यहाँ जल जब बनाता है तो एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें कि इसका हाइड्रोजन का तुम्हारा यहाँ पर रहेगा, और फिर यहाँ पर तुमको इधर भी एक ऑर्बिटल होगा इसका जो कि ऑक्सीजन का है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का होगा। तो ये जो ऑर्बिटल दोनों के बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जल में 104.5 डिग्री होता है। ये कोण कितना, तो डिग्री में व्यक्त करेंगे 104.5। तो ये जल का जो है तुमको बंधन कोण क्या होगा, 104 डिग्री के आसपास होता है। और ये तुमको आबंधित इलेक्ट्रॉन, ये जो नॉन बॉन्डेड होगा उसकी बात नहीं करना यहाँ, ये नॉन बॉन्डेड वाला नहीं, सिर्फ बंधित, ये आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हुआ, यहाँ पर आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा, और आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच का कोण बनेगा जो, वो क्या कहलाएगा, ये बंधन कोण कहलाता है ये।
तो ये जो तुम्हारा बंधन कोण हो गया तुम्हारा, जैसे कि इसको अगर सिंपल दिखाएं तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया इसी फिगर को, तो ये बॉन्ड कितना बन गया 104.5 डिग्री कोण बन गया। तो ये बंधन कोण हो गया, जल का बंधन कोण, जल का बंधन कोण, जल अणु का बंधन कोण। तो ये होगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल हो गया। अब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर तुमको रहेगा जैसे कि BF3, जैसे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन है इधर, तो ये तुमको 120 डिग्री पे होता है। जैसे एक इधर हो गया फ्लोरीन है और एक इधर, जैसे कि नहीं तो सिंपल ही बनाए फोटो। चलो तो इसको बाद में इसके बाद के टॉपिक में जिस तरह का चित्र बना के दिखाएंगे। और इधर जैसे F हो गया, इधर F हो गया, इधर F हो गया, तो इसके जो बंधन बने हुए इसमें ऑर्बिटल के रूप में रहते हैं, तो इन सब में 120 डिग्री कोण बनेगा। तो ये बंधन कोण क्या हो गया आपका 120 डिग्री का हो गया तुम्हारा ये, तो ये बंधन कोण हो गया 120 डिग्री। तो इस तरह से अलग अलग जो यौगिक होंगे उसमें बंधन कोण अलग अलग होंगे, तो जिसको हम लोग बंधन कोण के नाम से इसको जानेंगे। तो बंधन कोण हो गया तुम्हारा। तीसरा है बंधन आबंध इंथैल्पी। तो किसी आबंध को तोड़ने में जो कि ऊर्जा देनी पड़ेगी वह उसकी क्या कहलाएगी, आबंध इंथैल्पी कहलाएगी। किसी रासायनिक बंधन को तोड़ने में जो कि ऊर्जा हमको देनी पड़ती है वह उस बंधन की आबंध इंथैल्पी कहलाती है। जैसे जब बंधन बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और जब हम उसे तोड़ेंगे तो ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है। तो किसी आबंध को तोड़ने में जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वह उसकी क्या कहलाती है, आबंध इंथैल्पी कहलाती है। तीसरा नंबर आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी। किसी रासायनिक आबंध को वियोजित करने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे आबंध इंथैल्पी कहते हैं, आबंध इंथैल्पी कहते हैं। अगर एक परमाणु तुमको जैसे कार्बन, तो ये आबंध इंथैल्पी का मान, जैसे अगर कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो अगर एक ही परमाणु के बीच में अगर बना हुआ है बंधन तो ज़्यादा मजबूत होते जाएगा। जैसे ये तो इसकी आबंध इंथैल्पी कम होगी, ये सिंगल बॉन्ड बना है, इसकी आबंध इंथैल्पी इससे क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड अगर इसके बीच में बनेगा तो इसकी आबंध इंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इसकी आबंध इंथैल्पी अधिक हो जाएगी। तो एक ही प्रकार के परमाणु के बीच में आबंध इंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये आबंध इंथैल्पी का क्रम है, आबंध एंथैल्पी। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कम आसानी से टूट जाएगा, दो बंध है तो दोनों को तोड़ने में ऊर्जा लगेगी, ज़्यादा आबंध एंथैल्पी होगी। तीसरा का अगर अलग एक ही तरह का परमाणु है तो आबंध एंथैल्पी बढ़ते जाएगी। दूसरा होता है कि परमाणु पर भी ये निर्भर करता है आबंध एंथैल्पी कितना होगा। ये भी एक बात है, जैसे जल के बारे में एक है कि मतलब जल का जैसे कि OH बॉन्ड है, यहाँ पर दोनों बॉन्ड है एक ही है, जैसे OH बॉन्ड ही नजर आता है लेकिन जल में, तो लेकिन फिर भी इसको तोड़ने, पहला बॉन्ड तोड़ेंगे तो 502 किलो जूल का ऊर्जा लगेगा, लेकिन दूसरा में कम लगेगा। तो इसके लिए औसत डिफाइन होता है, पहला में ज्यादा ऊर्जा लग रहा है, दूसरा में कम लग रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी आबंध एंथैल्पी क्या होगी, दोनों का जब औसत जो मान होगा उसके आधार पर डिफाइन होगी। लेकिन फिर और भी जो यौगिक हैं जैसे कि अल्कोहल है, जैसे OH बॉन्ड बहुत जगह पे पाया जाएगा, OH बंधन, तो उन सबों में अलग अलग होगा, तो उसका जो है एक औसत आबंध एंथैल्पी इसके लिए परिभाषित होती है। जैसे पहले आपको बॉन्ड है, इसको तोड़ना ज्यादा ऊर्जा लग रहा है, फिर इसमें कम लगेगा, तो लेकिन दोनों का अलग अलग नहीं कहेंगे, औसत एंथैल्पी ही परिभाषित किया जाता है। तो डाटा तो याद करने की जरूरत नहीं है किसी का। आबंध एंथैल्पी का एक मोटा मोटी मतलब यही समझ में आया कि आबंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी वह उसकी आबंध एंथैल्पी कहलाएगी। जैसे किताब में देखोगे
जल का डाटा दिया हुआ है, पहला आपको टोरियम 502 लगता है, दूसरा में 400 कुछ लगता है, दोनों का औसत मान निकालेंगे तो उसकी औसत आबंध एंथैल्पी कहलाएगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, औसत आबंध एंथैल्पी को परिभाषित कर सकते हैं। जब एक ही तरह अलग अलग यौगिक होते हैं, और एक चीज देख लिया, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे H सिंगल बॉन्ड H की आबंध एंथैल्पी कम होगी, O डबल बॉन्ड O का उससे ज़्यादा है, N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा स्थायी होगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, तुमको ये डबल बॉन्ड बनने का ये ज़्यादा स्थायी हो गया, उससे तो आबंध एंथैल्पी का ये भी क्रम है, आबंध एंथैल्पी का ये भी बढ़ते क्रम में है। तुमको ये 900 के आसपास ये काफ़ी अधिक लगता है, ये 500 के आसपास है, ये 450 के आसपास इसका होता है एंथैल्पी। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुमको बंधन आबंध एंथैल्पी का मान बढ़ते जाता है। अब है तुमको आबंध कोटि, चौथा नंबर है तुमको आबंध कोटि। आबंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर, आबंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर, आबंध कोटि। किसी परमाणु के बीच एकल बंध की कोटि एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एकल बंध की कोटि एक, कॉमा द्विआबंध की कोटि दो, कॉमा त्रिआबंध की कोटि 3 होती है। तो कोटि 3, तो कोटि बढ़ने पर क्या होता है, कोटि बढ़ने पर बंधन लंबाई छोटा और लेकिन आबंध एंथैल्पी अधिक होती है। कोटि अधिक होने पर कोटि एक ही परमाणु के बीच एक ही प्रकार के परमाणु के बीच क्या हो गया, एक ही प्रकार के परमाणु के बीच कोटि बढ़ने पर आबंध लंबाई छोटी, आबंध लंबाई कम, आबंध लंबाई छोटी, आबंध लंबाई छोटी एवं आबंध एंथैल्पी अधिक होती है, एवं आबंध एंथैल्पी अधिक होती है, एंथैल्पी अधिक होती है एवं आबंध एंथैल्पी अधिक होती है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C छोटा होगा, C डबल बॉन्ड C इससे बड़ा होगा, C सिंगल बॉन्ड C इससे बड़ा होगा। ये क्या हो गया, आबंध लंबाई, आबंध लंबाई ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा। और जहाँ तक इसका कोटि क्रम होता है, तुमको जाहिर है कि 10⁻10 मीटर में होता है। इसका होता है सिंगल बॉन्ड की लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रम, डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रम, और ये होता है 1.18 एंगस्ट्रम। ट्रिपल बॉन्ड का कितना हो गया, 1.18 एंगस्ट्रम, डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रम, सिंगल बॉन्ड 1.52 एंगस्ट्रम कार्बन के बीच का। और अब बंधन एंथैल्पी तुमको क्या होती चल जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड की जो होगी तुम्हारा ये ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड इससे कम होगी, सिंगल बॉन्ड ये होगी आबंध एंथैल्पी। तो आबंध एंथैल्पी क्या होता जाता है तुमको, जैसे जैसे है मतलब कोटि ज़्यादा तो बंधन लंबाई छोटा, और आबंध एंथैल्पी आबंध को तोड़ने में ऊर्जा ज़्यादा देनी होगी। क्योंकि कोटि ज़्यादा है तो ज़्यादा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए 1 है, डबल बॉन्ड के लिए 2 कोटि, डबल बॉन्ड के 3। तो क्रम को बताता है तुमको, तो कोटि आबंध कोटि। तो तुमने अभी तक जो है आबंध प्राचल में 4 चीज़ देखा, बंधन लंबाई, दोनों के नाभिक जो जिन दोनों परमाणुओं के बीच में बंधन बना है उसके नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, बंधन लंबाई कहेंगे। जब बड़े आकार के अणु तुमको जब एक दूसरे से, बड़े आकार के परमाणु जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो उसकी आबंध लंबाई ज़्यादा होगी, छोटे रहेंगे तो उसकी आबंध लंबाई कम होगी।
और उसके बाद आबंध कोण, जैसे कि एक ही जो केंद्रीय परमाणु है उसके जो कि ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल के में जो है बंधित आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आबंध कोण कहते हैं। एक आबंध को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसे आबंध एंथैल्पी कहलाएगी। और आबंध सिंगल बॉन्ड के लिए कोटि डिफाइन करते हैं, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि बॉन्ड के आधार पर कहेंगे। आबंध कोटि अगर ज़्यादा होगा तो आबंध कोटि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन उसका आबंध को मैंने उसका बंधन लंबाई छोटी हो जाएगी, लेकिन आबंध एंथैल्पी का मान आबंध कोटि के साथ बढ़ती है, लेकिन बंधन लंबाई घटती है। तो इन सब बात का ध्यान रखोगे और इस सब तुम्हारा जो है तो इसका जो आबंध के बारे में, इस सब कोटि के बारे में ये सब जानकारी हो गई। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाकी तुमको किसी भी चीज़ का क्वेश्चन वगैरह तुम बनाना चाहो एक्सरसाइज से बनाओ, और राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से जो भी क्वेश्चन दिक्कत होता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नोट्स या तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री में या जेईई मेंस एडवांस इन सब की तैयारी करनी हो नीट की, तो तुम इसके लिए तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। नोट्स भी मिल जाएंगे, उसमें काफ़ी पूरा फुल फ्लेज्ड ऐप है जिसमें सारे क्वेश्चन नोट्स सारी चीज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस, या तुमको संपर्क पर्सनल संपर्क करना चाहते हो पढ़ाई के लिए तो हमसे संपर्क भी कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।